अक्सर देखा गया है कि आजकल के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों की इम्यूनिटी पर असर पड़ रहा है, खान-पान में बदलाव है। तो सर आयुर्वेदा में कितने चांसेस हैं कि इसमें क्या क्षमता है रोगों को ठीक करने की? आयुर्वेद एक शाश्वत चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि यह नेचर से, प्रकृति से बिल्कुल मिली हुई है। प्रकृति के आधार पर रहने के कारण जो है ये शाश्वत है, अर्थात ये कभी इसका क्षरण नहीं हो सकता। आज के ज़माने में जैसे एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है या होम्योपैथिक चल रही है या यूनानी चल, बहुत सी चिकित्सा पद्धतियाँ धीरे धीरे इंटर कर गई हैं, इसके में नेचुरोपैथ भी है, लेकिन सबका मूल आधार जो है वो आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा कभी ये समझें कि समाप्त हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गांव-गांव में लोगों में व्याप्त है। कैसे व्याप्त है कि व्यक्ति जो मसाले का उपयोग कर रहा है, खेती के पौधों का उपयोग कर रहा है, उससे भी अपनी छोटी मोटी चिकित्सा कर लेता है। तो वहाँ उस ग्राउंड रूट लेवल पे यह चिकित्सा में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ये नहीं कर सकते कि साहब ये समाप्त हो रहा है या वो हो रहा है। काल के अवधि में इस समय एलोपैथिक चिकित्सा इसलिए है कि वो फैंसी रूप में उपलब्ध है। दूसरी चीज, उसका जो कुछ पार्ट्स है, कुछ भाग जो है, जैसे आपका सर्जिकल भाग है, पेन किलर है, एंटीबायोटिक है, ये जो चीजें उसमें आगे आई हैं और जो मेडिकल इक्विपमेंट, मशीनरी या ऑपरेटर्स जो डेवलप हुए हैं, उनके कारण उसकी महत्ता ज़्यादा है। दूसरा, जो शोध का भाग है वो आयुर्वेद में बहुत न्यून हो गया है और उन सब चीज़ों में शोध की परंपरा बहुत आगे आई है। इसलिए लगता है कि आयुर्वेद में अभी कुछ नहीं है और एलोपैथ में बहुत कुछ होप है, लेकिन दोनों चिकित्सा पद्धतियाँ मानव के स्वास्थ्य और रोग निवारण के लिए ही हैं। इसलिए इन दोनों में प्रतिस्पर्धात्मक होने के बजाय सहयोगात्मक विकास होना जरूरी है। सर जैसे देखा गया है कि कई लोगों का मानना है, ये लोग कहते हैं कि एलोपैथी में रिएक्शंस होते हैं, तो सर क्या इसी प्रकार आयुर्वेदिक में भी कुछ चांसेस है कि रिएक्शन होने के? रिएक्शन से मतलब यह है कि हम कोई चीज दें और वह शरीर में प्रवेश करते ही अपनी विपरीत प्रतिक्रिया दे। अब जैसे एलोपैथ में आप देते हैं तो साइड इफेक्ट तो हर चीज का होता है, लेकिन जो एक एंटी एक्शन आ रहा है, रिएक्ट कर जा रही है, तत्काल बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो अपना परिणाम दे रही है, चाहे वो चकत्ते के रूप में दो, स्किन के रूप में दे, फीवर के रूप में दे, मतलब तमाम रैसेज उठ जाए, जो भी कुछ हो, या हार्ट कोई इफेक्ट आ जाए, वो होता इसलिए है कि जब आप कंसंट्रेट करके किसी मटेरियल को, उसके मेन कंटेंट्स को अधिक मात्रा में या कम मात्रा में या जरूरत न होने पर भी प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्ट करती हैं। कुछ शरीर की स्थितियां ऐसी होती हैं कि उन दवाओं का प्रभाव विपरीत पड़ जाता है। आयुर्वेद में भी अगर कोई चीज जैसे रस रसायन है, पूरी तरह से परिपक्व करके न बनाया जाए, किसी योग्य विद्वान के द्वारा न बनाया जाए और वो कच्ची रह जाए, तो वो भी रिएक्ट कर सकती है। लेकिन जहाँ एलोपैथ में 90% उम्मीद है कि वो रिएक्ट कर सकती है, आयुर्वेद में 90% नहीं है कि वो रिएक्ट करेगी। सर जैसे देखा गया है कि आजकल के खान पान और शैली में काफ़ी बदलाव आया है, तो सर आप हमारे द्वारा अन्य लोगों को क्या समझ देना चाहेंगे कि आयुर्वेद कितना कारगर साबित आज की डेट में एलोपैथी के मुकाबले? जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि प्रकृति से आधारित, प्रकृति के आधार पर यह चिकित्सा पद्धति आगे बढ़ती है। वात पित्त कफ जो इसका मूल आधार है वो पंच महाभूतों से निर्मित है। अब पंच महाभूत की जो थ्योरी है, फिलॉसफी है, उसमें कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन इतना तो विश्वास करता है कि ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जा रहा है वो वायु का ही अंश है। हमारे शरीर में उष्मा है, ऊर्जा है, वो भी पित्त का अंश है या सूर्य या बाहर की ऊर्जाओं का अंश है। उसी तरह से कफ जो है, कफ को तो सब कोई मानते हैं ना, एलोपैथ वाले भी कहते हैं भाई आपका कफ बढ़ गया है, कफ एक्सपेक्टोरेंट ले लो, हमारे यहाँ भी कफ कहा जाता है। तो पंच महाभूतों की प्रकृति लेकर के जो चीज चली हुई है कि हम जिस प्रकृति में रह रहे हैं वहाँ वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब तत्वों का पूरा प्रयोग अब आधार मेरे आयुर्वेद में है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि एलोपैथ में
और आयुर्वेद में जो डिफरेंसेज है वो क्या है कि आयुर्वेद बताता है कि आप इन सब चीज़ों का कब उपयोग करें, खाएं या ना खाएं, इस डिजीज कंडीशन में इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो खान पान की पूरी पद्धति को पथ्य अपथ्य के रूप में, अपथ्य जो नहीं लेना है, पथ्य जो लेना है, वह रोग के रोगी की चिकित्सा के साथ बताता चलता है। एलोपैथ में अब होने लगा है धीरे धीरे, कुछ जो डाइटिशियन आ गए हैं, कुछ चीज़ आ गए हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे, शुरू में नहीं था लेकिन अब डेवलप हो रहा है उसके लिए। मेरा ये कहना कि आयुर्वेद में तो शुरू में ही है कि हम इन सब चीज़ों का जो मेरे बॉडी को नुकसान कर रहा, मेरे शरीर को, मेरी क्रियाओं को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम न लें, और जो फायदा करता है उसको लें। किस समय पे लें? अब जैसे 2 उदाहरण मैं दूंगा। हर व्यक्ति 12 बजे के बाद 2 बजे 3 बजे क्या साहब हम लंच ले रहे हैं, कोई डिनर ले रहा है, तो लंच रात को ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप कम से कम सूर्यास्त के 1-2 घंटे के बाद, अर्थात बहुत मैक्सिमम 10 बजे तक भरपेट भोजन कर लें, और उसके बाद की जो समय है उसमें आप मट्ठा लें, दही लें, फल लें, फ्रूट जूस लें, जो भी कुछ लेना हो, हल्की चीज़ें लें। लेकिन हम जो 2-3 बजे लेते हैं उससे हमारे पाचन क्रिया का इफेक्ट बहुत बुरी तरह से बिगड़ता है, क्योंकि वह पित्त के उद्रेक काल होता है। पित्त की बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी रहती है, जिसके कारण उस समय अगर हम भोजन लेते हैं तो भोजन हमारा डिस्टर्ब होता है, ठीक से पचता नहीं है। इसलिए हमें आयुर्वेद के उन सिद्धांतों को लेकर चलना है जिनसे कि हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहे, हम जिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उसकी जानकारी रखें। जैसे बरसात के ऋतु में अगर आप साग पात खाते हैं तो ये तो जनरल है, सभी कोई कहते हैं भाई इसमें बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े डेवलप हो जाते हैं, बरसात में कीट पतंगों की भरमार हो जाती है। अगर आप पत्तों वाली चीज़ों को लेते हैं तो उसमें उनका रहना या उनके अंडों का रहना, लार्वा का रहना स्वाभाविक है। तो साग को आयुर्वेद कहता है कि बरसात में मत लो। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं साहब हम बॉयल कर लेते हैं, स्टीम कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं और वो ठीक हो गया, खा लेते हैं, भाई खाओ। फाइबर की चीजें खाने से पेट साफ रहता है, ये एलोपैथ कहता है। तो ऐसा नहीं है, ये तो आयुर्वेद कह रहा है। अगर आप इसके आयुर्वेद की खान पान पद्धति को देखें तो इसमें पूरी तरह से बता रहा है कि आपके खान पान की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, किस ऋतु में क्या खानी चाहिए। तो आयुर्वेद में आपको चिकित्सा भी है, रोगी के स्वास्थ्य का संरक्षण भी है, बीमारी को दूर करने का उपाय भी है, आगे आपका जीवन कैसे स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहेगा अपनी क्रियाओं में, वो पूरी प्रक्रिया बताता है। वह एक भाग ही नहीं है उसका। इसलिए आयुर्वेद शाश्वत और निरंतर चलने वाला है, शरीर से जुड़ा हुआ है। एक चीज जो विशेष बताना चाहता है, एलोपैथ ये नहीं कहता कि भाई आप जो है परमार्थ की ओर भी ध्यान दें, होम्योपैथ नहीं बताता। आयुर्वेद कहता है कि आप चिकित्सा अपने शरीर की तब करते हैं जब रोग से आक्रांत हो, रोग से त्रस्त हो। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप स्वस्थ हैं तो भाई आपका मन, आत्मा, इंद्रियां, क्रियाएं सब स्वस्थ रहना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जब पूरी तरह से स्वस्थ हैं आयुर्वेद के मतानुसार, तो भैया आप अपने शरीर का उपयोग क्या करेंगे? तो कहता परमार्थ की ओर करिए, अर्थात अपने को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने आत्मज्ञान को इतना विकसित करिए कि आप बैठे बैठे कॉस्मिक रेज से या और अन्य न दिखाई देने वाली चीजों से आपका संपर्क हो सके। तो लोक और परलोक दोनों के रास्तों को मजबूत करता है, उनका ज्ञान देता है, उनके बारे में अवगत कराता है, रास्ता देता है। पंचकर्म में कुटी प्रावेशिक चिकित्सा में जो शरीर का शोधन और शरीर के नए प्रक्रिया को नवीन करने की जो प्रक्रिया है, उसका भी मूल आधार यही है कि आप लोक परलोक दोनों के लिए ही